चलिए क्लास 11th अब आपका इंतजार होता है खत्म। केडी सर अब आपको क्लास 11th एक एक करके सारे चैप्टर का कवर कराते हुए लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट को हैफेल्डी के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे हम लोगों को कवर करने से फायदा होगा फॉर डिफरेंट एग्जाम्स के पर्पस के लिए। याद रखिए क्लास 11th अगर आप मेरे साथ रेगुलर मैनर में कंटिन्यूटी के साथ बने रहते तो आपका हर चैप्टर को कवर करने की जिम्मेदारी मेरी। हर वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा दिया जाएगा जो आप डिमांड करेंगे। तो तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। बेटा क्लास 11th आज का मेन टॉपिक टू कवर इन यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें से मेन टॉपिक्स क्या क्या है अब आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों की। सबसे पहला है फंडामेंटल यूनिट्स। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा फंडामेंटल यूनिट्स, फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देन वी आर डिस्कस अबाउट द हाउ टू डू द डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेशन। प्रैक्टिस करेंगे उस पर, डायमेंशनल फॉर्मूला पे डिफरेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होगा और जब प्रैक्टिस होगा तो कहीं ना कहीं तब जाकर के हम लोग कुछ मुकाम तक पहुंच जाएंगे बच्चों, जिस मुकाम तक आपको आंसर चाहिए। अंडरस्टूड। और कहीं ना कहीं आपको जो चीजों की दिक्कत होती है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा आपका केडी सर। तैयार रहिएगा। अगर आप ये सब टॉपिक कवर कर लेते हैं यूनिट डायमेंशन में तो बिलीव मानिए कि आपका डायमेंशनल प्रॉब्लम खत्म। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको आना चाहिए, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट आपको आना चाहिए, साथ ही साथ डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सब टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके डिफरेंट जो आपका डिमांड है नीट एग्जाम, जेईई मेंस, सीयूईटी और डिफरेंट एग्जाम्स में ये हर जगह पे यूटिलाइजेशन होता है फॉर द गवर्नमेंट पर्पस एग्जाम्स के में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बेटा। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बिहाफ पर। तो वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ऑब्जर्व करिएगा क्लास को और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आप जानते हो बेटा फंडामेंटल यूनिट्स के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के बिहाफ पर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो ऑब्जर्व करिएगा इस बात को। बेसिकली 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मन में दोहरा लेना, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको आप ध्यान से नोट कर लेना कॉपी पर। अब नोट्स उतार लो, देख लो, क्योंकि केडी सर आपको इतना इजीली सिखाएंगे ये टॉपिक्स, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला होता है मास, ठीक है, मास, देन लेंथ और टाइम। ये मेन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम। बेटा क्या जरूरत पड़ गया ये मास, लेंथ, टाइम को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी बनाने का? कभी सोचा है? दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है बेटा, दुनिया में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो मैटर कहलाएगा, है कि नहीं? और व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करने की क्षमता हो और साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ मास हो। और मास है तो उसके पास कहीं ना कहीं इनर्शियल प्रॉपर्टी आ चुका है। इसलिए सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे पहला किसे माना गया? मास को। सबसे पहला किसको माना गया? मास को। दूसरे नंबर पे आ जाता है लेंथ, ठीक है। लेंथ क्यों? अगर उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा 100%। अगर मेरा एक बॉडी है तो मेरा कोई लेंथ है ना, मेरा कोई हाइट है ना। इसी तरीके से अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो हर चीज का एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। इसलिए लेंथ इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज को रिलेट करते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें लेंथ के कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और जनरली आप देखते हो फिजिक्स का एक ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन सा क्वांटिटी होता है? टाइम। तो ज्यादातर आप जो ग्राफ देखते हो दो क्वांटिटी पे बनता है, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटी क्या होता है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। लेकिन किस पे डिपेंडेंट होता है? टाइम पे। तो ध्यान रखिएगा टाइम फिजिक्स का वो क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए तीसरा मेन क्वांटिटी किसे माना गया? टाइम को। अंडरस्टूड। डायमेंशनल फार्मूला के रूल के अनुसार, डायमेंशनल फार्मूला के रूल के अनुसार मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और आंसर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अंडरस्टूड। लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। ये तो 3 इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। अब जो फिजिकल क्वांटिटी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो सारे क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चौथे नंबर पे अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो देखो, अब इसके बाद जो भी क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेसिक संभालने के लिए ये 3 मेन फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद सब लोग याद रखते हैं, तुम भी याद रखो, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। कैपिटल के, छोटा के नहीं, कैपिटल के। केल्विन शुड बी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल के। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट माना गया केल्विन। अगर मैं 5वें नंबर पे अगर मैं आऊं 5वें नंबर पे आऊं तो कहा जाता है एक टर्म है जिसको बच्चे बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। बेटा ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तुमने कभी जिंदगी में सुना है? हाँ यार सुना है, क्लास 10th में सुना है। कहां सुना है बेटा? सब लोग जानते हो, देयर आर द टू टाइप ऑफ लाइट का फॉर्मेशन में सुना होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स, वन इज ल्यूमिनियस, अनदर इज नॉन ल्यूमिनियस। तो लाइट के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थी वो ल्यूमिनियस की कंडीशन के हिसाब से इसको ध्यान में रखा जाता है, इसलिए लाइट के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इस फिजिकल क्वांटिटी को माना गया। और जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा? जिसकी यूनिट होती है कैंडला, कैंडला। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन फॉर्मेशन में सीडी। ठीक है, यूनिट्स भी बता देता हूं। मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी, ठीक है, ध्यान में रखना। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, ध्यान में रखना। ठीक है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड, ध्यान में रखना। इसका तो पता ही है तुमको, केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर का इसका होता है कैंडला। कैंडला इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द ल्यूमिनेंस। दो और होता है बेटा, दो और होता है जिसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहीं पर। छठा नंबर पे आ जाता है अपने पास, छठा नंबर पे अपने पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड करंट। क्या आ जाता है बेटा? करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम सर करंट बोलते हो तो करंट की जो डायमेंशन यूज किया जाता है वो है एम्पियर। ठीक है, तो उसकी यूनिट भी हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्पियर। तो भूलना नहीं। एम्पियर एक एम्पियर एक ऐसी क्वांटिटी है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अमीटर इज हेल्प टू मेजर द करंट। एम्पियर उसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, करंट का कोई दिक्कत, भूलना नहीं। 7वें नंबर पे अपने पास आता है मेरे बच्चों करंट के बाद, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ज्यादातर केमिस्ट्री में देखोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? मोल से। मोल से। इसका डायमेंशन भी इसी तरह से लिखा जाता है और इसका यूनिट तो MOLE मोल होता ही है। तो ये सब जो डाटा तुम देख रहे हो, दे ऑल आर द यूनिट्स एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, केजी, मीटर, सेकंड, ओके, केल्विन, दैट शुड बी रिप्रेजेंट के, कैंडला, सीडी, एम्पियर, ए, एवरीवन नोज मोल इज लाइक अ मोल। ये यूनिट होते हैं तो होते हैं, इसमें कोई देखने वाली बात है नहीं। ये 7 बेसिक फंडामेंटल को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मजा आ जाएगा, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे हम लोग क्लास। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो भाई, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के बाद 2 और मेन फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर 2 मोर फिजिकल मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स की जब भी बात होती है बेटा, जब भी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात अगर होती है तो याद रखिएगा इसमें कितना मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोगों ने 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी बताया जिसके भी आप पे सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ पे 2 है। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा? एक है एंगल, ठीक है, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है रेडियन। एंगल को ही हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियन, और एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल जिसको हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए आपको सामने दिखा रहा हूं मैं ये देखो सामने। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात अगर करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल का। और सब बच्चे को याद रखना चाहिए, सब बच्चों को याद रखना चाहिए बेटा कि एंगल की जब भी बात की जाएगी तो एंगल बोले तो थीटा से बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो थीटा होता है, थीटा होता है, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं बेटा? इसको आर्क, और इसे कहते हैं रेडियस। गुरुजी समझ नहीं आया? देखो जैसे मान लो ये रेडियस है, ठीक है, इतना पोर्शन तुमने कट कर दिया, मान लो थोड़ा देर के लिए, इतना जैसे पोर्शन तुमने कट किया तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को ही दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ये क्या है बेटा? रेडियस। और ये वाला पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, तो जब भी तुमको थीटा निकालना होगा, जब भी आपको थीटा निकालना होगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? दैट इज नथिंग बट वी कैन से आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब आर्क को किसे डिनोट किया आपने? एल से। आर्क को किसे डिनोट किया? एल से, तो एल से अपॉन आर, खत्म। सिंपल यार, हवा मत बनाओ किसी छोटी से छोटी बातों को। छोटी छोटी बातों को तुरंत तुरंत सीखा करो। ज्यादातर इसका यूज आपको बाद में चल करके यूज होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां शायद कई जगह पे यूज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखना। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन तुम ध्यान रखो। यहाँ आर्क की बात हो रही है, यहाँ पे सॉलिड एंगल की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया जा रहा है ना। सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है इस वाले
ये डिनोशन से जिसको तुमने क्लास 10 ओम से रिप्रेजेंट किया था, और सॉलिड एंगल शुड बी रिप्रेजेंट बाय a अपॉन r स्क्वायर, दैट यूनिट इज द स्टेरेडियन, a इज द एरिया अपॉन r का स्क्वायर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है मेरे बच्चों। ठीक है, अब ये जो गोला गोला जो तुमको दिख रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट शुड बी a एंड r इज द रेडियस, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या हमें पढ़ना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डाटा कवर किया है मेरे बच्चों, अभी तक जो डाटा कवर किया है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स जान लिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जान लिया, अब हम लोग जान रहे हैं कि मस्ट नो द प्रैक्टिस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो आज मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला सिखा के जाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन आपको बिलीव करो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड स्लाइड पे पहुंचते हैं, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला। थर्ड पॉइंट इज द हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला। तीसरा पॉइंट ये चलने जा रहा है। तो देख भाई, बेसिक से सिखा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे किताब भी यूज करता है बेसिकली, जैसे कि एरिया, ठीक है। अब दुनिया का कोई भी एरिया वाला फॉर्मूला है, सोच एक मिनट के लिए। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसने बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसने बोला, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसने बोला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ सर, फॉर्मूला तो जानते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, डायमेंशन पता करना है ना। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल, ये दो एग्जांपल दे रहा हूं, काफी हो जाएगा, तुमको समझ में आने लग जाएगा। एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई एक बात सुन, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट इस बात को ध्यान में रख लेंगे आप। सर क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि कोई भी कांस्टेंट तुमको दिखे, ये पाई, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब जस्ट एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है। इग्नोर देम, ये सबको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना है। मेरी बात समझना, ऐसा क्यों कहता है, फिजिक्स कहता है अगर तुम x प्लस वाई बराबर जेड लिख रहे हो और यहां पे तुम 2x प्लस वाई लिख रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 का यूज किया है। अगर इस 2 का यूज अगर आपने नहीं करते तो शायद वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। तो 2 इज जस्ट अ नंबर टू बैलेंस द इक्वेशन, लेकिन अपने को बैलेंस थोड़ी करना है, अंडरस्टूड, अपने को डायमेंशन पर जाना है। अब डायमेंशन पर जब तुम जाओगे तो क्या ये समझाता है, ध्यान से सीखना, तो इग्नोर दे, ये सब बातों को इग्नोर कर लेना, नोट कर लेना इस बात को। मैं तो मिटा रहा हूं ताकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिले और प्रॉपर तरीके से तुमको समझा पाऊं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना तो नंबर्स को, मतलब इंटीजर्स को या वो पाई या रेशनल जो भी तुमको लग रहा है, रेशनल इरेशनल, सबको क्या करना है, इग्नोर करना, सबको तुमको इग्नोर करना है, सारे नंबर्स को ही इग्नोर कर देना है। ऑल नंबर शुड बी इग्नोरेबल, ऑल नंबर शुड बी इग्नोरेबल, और नंबर शुड बी इग्नोरेबल, नंबर को इग्नोर मार देना है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पर नजर देना है। समझ में आया? इसका मतलब गुरु यहां जो पाई लिखा है उसको इज्जत तुम्हें नहीं देना, दिस इज जस्ट अ नंबर, 22/7 3.14, ये एक जस्ट एक छोटा सा नंबर है। तो पाई को इग्नोर मारो, क्या दिख रहा है आपको, रेडियस का स्क्वायर। अच्छा सर ये बस दिख रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? अब देख डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते कैसे वो सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं इस लेंथ को तुम लेंथ कहते हो, ब्रेथ को ब्रेथ कहते हो, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को लेंथ कहते हो, ब्रेथ को ब्रेथ कहते हो, इन दोनों को अगर तुम इस तरह से कह रहे हो तो ये किस कैटेगरी में आएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। क्या लेंथ तुम मास बोलोगे? क्या लेंथ को तुम मास बोलोगे? नो, लेंथ किस कैटेगरी में आ रहा है? लेंथ की कैटेगरी में आ रहा है। ब्रेथ, ब्रेथ किस कैटेगरी में आ रहा है? लेंथ की कैटेगरी में आ रहा है। रेडियस किस कैटेगरी में आ रहा है? लेंथ की कैटेगरी में आ रहा है। रेडियस को तुम मास तो नहीं बोल सकते, रेडियस को तुम टेम्परेचर तो नहीं बोल सकते, रेडियस को तुम टाइम तो नहीं बोल सकते। रेडियस किस कैटेगरी में आ रहा है? लेंथ के, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। बात खत्म भाई, बात खत्म भाई। इसका मतलब जो जिस कैटेगरी में आता है उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ माय आंसर बिकम्स, इसी चीज को मैं जब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करूंगा तो इस एल को तो एल लिखूंगा ही, अब इस वाले बी को भी मैं एल लिख दूंगा। अब L इंटू एल कितना होता है भाई? यहाँ पे बायो स्टूडेंट्स बहुत लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जिनको जनरल मैथमेटिक्स समझ नहीं आता। तो उससे पहले मैं छोटा सा और बेसिक बात बताऊंगा, ठीक है, बेस कंसेप्ट समझाऊंगा, बेस का कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, बेस का कंसेप्ट समझाऊंगा, मतलब पावर कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, अभी अगला स्लाइड में बताता हूँ। पावर कंसेप्ट पहले समझाता हूँ, फिर उस पर आता हूँ। पावर कंसेप्ट क्या है, ध्यान से कॉपी निकालो और लिख लो। पावर कंसेप्ट क्या है, ध्यान सुन लो और लिख लो। बायो स्टूडेंट शर्माओ मत, बायो स्टूडेंट शर्माओ मत, छोटी छोटी बातें हैं, समझ लो क्या है, बातें सुन लो। जैसे मान लो a की पावर x है, ठीक, इंटू a की पावर y है,
ठीक, एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी किसी भी को पावर इस तरह से लिखते हो तो भाई ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको तुम हमेशा बेस बोलते हो। क्या बोलते हो? बेस। और ये ऊपर वाला जो लगा हुआ रहता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। हाँ या ना बोलो। अगर कभी भी नीचे वाले को बेस कहोगे, ऊपर वाले को पावर कहोगे। बोलना सीखो भाई, बोलना सीखो। अच्छा सर, समझ गया, आगे बताइए। आगे क्या ही बताऊं, ध्यान से देखो इस बेस को। क्या ये दोनों बेस सेम है? अगर दोनों बेस सेम है, तो एक बना दो इसको पहले तो। और दोनों बेस अगर सेम है तो दोनों का पावर देखो, दोनों पावर अलग अलग है। और बीच में अगर मल्टीप्लाई है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब सर, अगर l की पावर 1 है इंटू l की पावर 1 है, ठीक है, और ऐसा करके डायमेंशन बना हुआ है, हाँ ग्रुप बना हुआ है, तो इसका बेस क्या होगा सर? l होगा। इसका बेस क्या होगा? l होगा। l इसका बेस हो गया, हाँ सर बेस हो गया। और इसका पावर हम लोग क्या लिख देंगे सर? 1 + 1 2। हाँ, इसका पावर क्या लिख देंगे? l की पावर 2। और हमेशा कोशिश करो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का, अभी सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को कैचअप करने की कोशिश करो बेटा। टाइम बहुत कम रहता है, बहुत चीजों को बताना पड़ता है, ठीक है सर। अगर मान लीजिए a की पावर x अपॉन a की पावर y होता, डिवाइड में रहता, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, पहले ये समझो, ये सब क्लास 6, 7, 8 की बात है, बायो स्टूडेंट, डरने वाली बात नहीं है। मुझे पता है पीछे वाले में थोड़ा सा अकर रहता है, भाई अपने को तो आता है, गाय का डरना, ऐसा नहीं। बायो वाले को समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है। जब ऐसा कंडीशन हो तो सबसे पहले देखो a की पावर x, भाई ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो पावर है ना, ये ऊपर जाते क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला चीज जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, आगे सुनो। तो ये क्या है? बेस। फिर से बेस सेम तो एक जैसा बेस लिख दो, बेस सेम तो एक जैसा लिख दिया। अब पावर क्या है? x, और एक पावर क्या है? -y। इसका मतलब सर पावर तो तुमने बोला था बीच में मल्टीप्लाई को तो हमेशा प्लस होगा, प्लस ही होगा, ऑब्वियस है। x प्लस, लेकिन ये वैल्यू कितना है? -y। ये वैल्यू कितना है? -y। और प्लस माइनस बेटा क्या होता है? a की पावर x माइनस y। भाई जो चीज मैं सिखा रहा हूं मुझे पता है बच्चे में दिक्कत है, जल्दी से इस बात को स्क्रीनशॉट लो और चीजों को मजे से समझो भाई। अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। ये पावर कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बॉस, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको क्या ही बताऊं। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। आज का वीडियो लंबा तो बन रहा है, आज मैं डायमेंशन समझा के जाऊंगा बॉस, समझा के जाऊंगा, आज मैं तुमको सिखा के जाऊंगा। ध्यान देना यहाँ पे। इन बातों को समझने के बाद एक बात तो सर क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? क्या क्लियर हो रहा है आपको? सर एक बात तो क्लियर हो रहा है कि आज के बाद अगर डायमेंशन कैसा भी आए, अगर डायमेंशन लिख लिया एक बार मैंने, तो अगर मान लो l है, l की पावर 3 है, ठीक है, और l की पावर 4 अगर मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को बेस बोलूंगा, और बेस बोलने के बाद अगर दोनों प्लस प्लस में तो 3 + 4 कर दूंगा और आंसर लिखूंगा l की पावर 7। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और अगर मान लो सर l की पावर 3 है और नीचे l की पावर 4 है और ये ऊपर अगर जाता है तो मैं लिखूंगा l की पावर 3 इंटू l की पावर -4। ये ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा, है कि नहीं? और जैसे ही -4 होगा तो l की पावर 3 प्लस -4 रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? L3 -4, आंसर क्या हो जाएगा? l की पावर -1। भाई थोड़ा वीडियो स्लो करके मैथमेटिकल चीजों को ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है भाई। इतना खतरनाक चीजें सब आएंगी आपको, ध्यान से देखना। m की पावर 4, l की पावर 2, t की पावर -1, m की पावर 3 -2, l की पावर -5, t की पावर 3। भाई बच्चे पागल हो जा रहे हैं, इसको भी नहीं कर पा रहे, इधर से उधर नहीं कर पा रहा, ओ नहीं हो रहा, हे। ऐसा नहीं होता। करना क्या है? फिर देखो ये m है, ये भी m है, इसके साथ इसको खेलो, l के साथ l को खेलो, t के साथ t को खेलो। ध्यान से देखना, m की पावर 4 है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 बिकम्स क्या हो जाएगा? ऊपर जाने के बाद +2, तो +2 हो गया, खत्म। या -5 है, पहले l की पावर ऊपर क्या है? 2, ये -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5, खत्म। ये 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1 और ये क्या हो जाएगा? -3, खत्म। आंसर क्या आएगा? m की पावर 6, l की पावर 7, t की पावर -4। भाई अगर तुमको ये प्लस आ रहा है समझ में तो दैट स्कूल, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होता है ना बेटा, जो बड़ा नंबर होता है
उसको ही लिया जाता है, इसलिए साइन माइनस आया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया 1 + 3 4, लेकिन रिप्रेजेंटेड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइकवाइज। अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आइए क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू एल, फिर से देख L की पावर 1 L की पावर 1, बेस सेम, आंसर क्या होगा L की पावर आंसर क्या होगा L की पावर 1 + 1 1 + 1 आंसर हो जाएगा, नेट आंसर इज फाइनल L की पावर 2 हो जाएगा। यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, है और रहेगा। इसमें भी देखो पाई से मतलब नहीं है, रेडियस क्या एक तरीके लेंथ के ऊपर क्या लगा हुआ है 2, इसका तो आंसर खत्म हो गया इसमें। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कुछ फॉर्मूला तो याद रखो भाई, जैसे वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? या फॉर्मूला याद रखो या यूनिट याद रखो, या फॉर्मूला याद रखो या यूनिट याद रखो। यूनिट याद रखते तो ज्यादा फायदे में रहोगे, फॉर्मूला याद रखते तो थोड़ा तोड़फोड़ करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की यूनिट वैसे होता क्या है? मीटर पर सेकंड। यूनिट याद है तो भी काम चलेगा। देखो यूनिट याद है तो बहुत आसान है, मीटर पर सेकंड है ना सर, मीटर पर सेकंड है ना, तो मुझे पता है मीटर किस कैटेगरी में आता है बेटा, मीटर लेंथ की कैटेगरी में आता है। सेकंड किस कैटेगरी में आता है? टाइम की कैटेगरी में आता है। एल और टी ऊपर चला गया तो इसका पावर क्या है 1, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा टी की पावर -1, डायमेंशन खत्म। सर फॉर्मूला से कैसे करें? फॉर्मूला से सिंपल है, ये किस कैटेगरी में आएगा? डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में। टाइम किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियस है टाइम की कैटेगरी में आएगा, खत्म। टी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल टी -1, क्योंकि बेटा इसका पावर क्या है 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, जीरो नहीं बोल देना, कुछ नहीं लिखा है तो 1, ठीक है? मेरी बात समझ गया? हाँ सर समझ रहे, थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, लगे रहना बस। अब ध्यान देना एक्सीलरेशन, बेटा एनसीईआरटी बुक खोल लो अब जितनी जल्दी हो, उसमें सारा डायमेंशन का डिफरेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूज करना शुरू कर दो। डायमेंशन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगा ले, तुम्हारी मर्जी है, खुशी तेरी, यूनिट से कर ले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बता मीटर किस कैटेगरी में आता है? मीटर से लेंथ होता है। सेकंड किस कैटेगरी में आता है? टाइम की कैटेगरी में आता है। तो ये T2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? LT-2। अरे यार 2 नीचे था ना भाई, ऊपर जाएगा कि नहीं? T की पावर -2। समझे क्या समझाया मैं? अब ये देख वेलोसिटी, फिर देख फॉर्मूला में खेल क्या है, कुछ वेलोसिटी तुमको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, LT-1 LT-2 होता है, LT-1 लगा दिया, सॉरी LT-1 लगा दिया, टाइम नीचे है T लगा दिया, ऊपर लेके जाएगा T के पावर 1 है, ऊपर जाएगा T के पावर -1 हो जाएगा, अर्थात कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा ना LT-2। कैसे आ गया सर? आंसर बन गया, वैसे तो समझा रहा हूं इसको, थोड़ा देखो। LT-1 पहले से था, अगर ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा T की पावर, ये भी क्या हो जाएगा -1। अब बेस सेम है, TT बेस सेम है, तो T लिख दिया मैंने, ठीक है, और पावर क्या लिख दिया -2, कुल मिला के ये भी क्या है LT-2। बेटा खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पूरा सर फोड़ दूं यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द फोर्स। भाई देख फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, पूरा दुनिया जानता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट अगर तुम देखो तो मास को कैसे लिख सकते हो? केजी, एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? देख यूनिट से कितना इजीली हो जाएगा। केजी किस कैटेगरी में आएगा? मास। मीटर किस कैटेगरी में आएगा? लेंथ। सेकंड किस कैटेगरी में आएगा? टाइम। -2, खत्म। आंसर क्या आएगा? MLT-2। तुम यूनिट के बिहाफ पे समझ लो या फॉर्मूला के बिहाफ पे समझ लो, करना तो तुमको ही है भाई। मास को कैसे लिखोगे? फिर से वही बात, m। एक्सेलरेशन को क्या सिखाया तुमको अभी थोड़ी देर पहले? LT-2, खत्म। रटना है रट लो, समझना है समझ लो, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बना? MLT-2। देखो सेम हो रहा है। तुमको दोनों मेथड समझा रहा हूं, यूनिट के बिहाफ पर, फॉर्मूला के बिहाफ पे। या फिर फॉर्मूला याद रखो या फिर यूनिट याद रखो। भाई देख इतने रात में तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं ना, तो तुम्हें कसम खाना पड़ेगा कि आज डायमेंशन कैसे भी करके निपटाना है, डायमेंशन समझ लेना है, सीख लेना है, ठीक है? जैसे एक फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई देख ऐसे क्वेश्चंस है ना जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चे क्या है ना, क्लास 9 अच्छे से पढ़े नहीं है, तो 9 का वीडियो देख लिया अगर बीच में, समझ जाएगा बेसिक। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जी। अब ये कैपिटल जी जीवन में तुमने देखा ही नहीं, दुख की बात है। पूरा ग्रेविटेशन का
मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखा है 9th क्लास का, जाके देख लिया 15 मिनट का ये सब फॉर्मूलाज, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आया था F इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R²। अब दुख वाली बात पता है, देखो अच्छे बच्चे को तो खुद ही सेल्फ गाइडेंस मिल जाता है कि करना कैसे, क्या करना, थोड़ा सा कोई बता दो। लेकिन जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होते हैं ना, बेटा बायो को टारगेट नहीं बनाना, मैथ्स पीसी में भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होते हैं ना, उसको ना कोई टीचर इग्नोर मार देता है। यार मैं लेकिन कमजोर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कमजोर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जरूर यार। अब इधर देखना, ये जो जी है ना, इसका डायमेंशन सर चाहिए। हेरा फेरी करना सीख। हेरा फेरी करना क्यों सिखा रहे हो सर? क्योंकि मुझे पता है बच्चों का समस्या है यार, जी इक्वल टू FR² अपॉन M1 इंटू M2 लिखने में दम निकलता है बच्चों को, पता है मुझे यार। मैं यार 13 साल से पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं ना यार कहां समस्या है। तो देख इसको सीख कैसे लिखा मैंने, पहले F/1 लिखा मैंने, है ना। अब इधर देख G M1 इंटू M2 अपॉन R² था, है ना। जिसको निकालना उसको वही रहने दे, वहां छुपा ले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, FR² हो जाएगा वहां पे, बोलो हाँ। इसको छेड़ना नहीं, उसकी जगह को छेड़ना नहीं। 11th में सिखा रहा हूं तेरे को ये बात। अब ये M1 और M2 है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कहां आएगा? नीचे आएगा ना भाई, ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा M1 इंटू M2। तो जो जहां पे था वहीं पर है ना बेबी। देख फॉर्मूला तैयार, देख 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 भाई, देख ये लिखा था यही, ठीक है। पॉज करके अगर तू खुद से कर लिया ना तो मान जाओ मैं तुमको, समझदारी के साथ समझ। जी ये डाटा आ गया। अब सर क्या करूं? अब भाई करना क्या है, 3 फॉर्मूला दिमाग में रखना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। फोर्स को तो भूलना नहीं, MLT-2, बाथरूम में जाओ तो भी MLT-2, कहीं पर भी जाओ भाई MLT-2, दुनिया में फोर्स था, है, रहेगा। फोर्स का डायमेंशन भूल गया, गलत बात है भाई। अब देख फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2। आर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? L से L की पावर 2। ओके। मास को कैसे लिखोगे? M। एक और मास है 2 बार तो 2, मतलब स्क्वायर। M इंटू M, M स्क्वायर, M इंटू M, M स्क्वायर, M की पावर 2। खत्म। नहीं समझ में आया तो देख, इस मास को M लिखेगा तू, बता। इस मास को M लिखेगा तू, बता, है कि नहीं? बता जल्दी बता बेटा। हाँ सर लिखूंगा, समझ में आ रहा है यहाँ तो। अब इसको सॉल्व करने में बच्चों का दम निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था ना मैं, क्या समझा रहा था मैं आपको? मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको ये समझा रहा था क्लास 11th कि आपको एक्सपोनेंशियल वाले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, पावर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, आगे वो वक्त। अब ध्यान से देख भाई, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बता नीचे क्या होगा? जब बेस सेम है तो सर सेम, पावर ऊपर तो 1 + 1 2। इधर कितने बार M है? एक बार M है, लिख ले M। कितना पावर? 1। कुछ नहीं है तो मैंने सिखाता हूं 1। हाँ L, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ T अकेला है -2। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना है बॉस, अब इसको सॉल्व करना है भाई। अब देख M की पावर 2, इधर क्या M की पावर 1, इधर क्या M की पावर 1, ये ऊपर जाएगा ना, 2 नीचे से ऊपर गया, 2 नीचे से ऊपर गया, क्या होगा? -2। तो क्या मैं लिख सकता हूं M की पावर 1 और बगल में आकर क्या बैठेगा? M की पावर -2। हाँ सर समझ में आ रहा है कुछ। बगल वाला जैसा था वैसे लिख दो, L की पावर 3 और T की पावर -2 लिख लो पहले ऐसे, आराम से सीखो, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। बता, M की पावर 2 ऊपर गया, M की पावर -2, खत्म। अब देख आंसर, ये 1 क्या बेस सेम है? बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। पावर 1 माइनस नहीं करना है, प्लस करना, क्योंकि बेस तो सेम होता है, और लेकिन ये ब्रैकेट में क्या है? -2, खत्म। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। L की पावर 3, T की पावर -2। देख भाई दुनिया में कई टीचर तुमको मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बेस से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का दिक्कत क्या है। ठीक है, मैं रूट से जुड़ा हुआ टीचर हूं भाई, मुझे पता है कहां दिक्कत है बच्चों को। तो ये प्लस बेस सेम होता है तो उसके पावर जुड़ जाते तो बीच में प्लस लगाया, ये सर प्लस माइनस होता है। M की पावर क्या जो -1, 2 -1 1 ही होता है ना, और ये बड़ा कौन है? 2, तो इसका -1 लग गया। L की पावर 3 था है, T की पावर -2 था है, जाओ चेक कर लो कॉपी में, किताब में, जहां देखना है देख लो। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, छाप लेना कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे भी होते हैं जिसकी यूनिटी नहीं होती, जैसे एंगल। एंगल क्या सिखाया था अभी? आर्क अपॉन रेडियस। क्या सिखाया था? आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट तो होता है भाई इसका,
यूनिट तो होता है भाई इसका रेडियन, कई जगह पे सुनेगा तू रेडियन, जो तुम सुनते हो ना पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, ये सब जो सुनता है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन, इसलिए एंगल की यूनिट रेडियन है। ठीक है, कई जगह पे तुम ये भी सुनोगे रिवॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, रिवॉल्यूशन, तो कंफ्यूज मत हो, रिवॉल्यूशन वी टेक द यूनिट एज यूनिट, बट द ऐसा यूनिट इज द रेडियन, रेडियन को यूज किया जाता है बेटा, परेशान नहीं, बट इसका डायमेंशन ले सकते, क्योंकि आर्क क्या है, एक तरीके का लेंथ है, आर्क क्या है, एक तरीके का लेंथ, ये देखना, ये देखना, ये देख, ये थीटा, ये इसका आर्क है, ये एक तरीका क्या है, लेंथ है ना भाई, तो लेंथ है तो डायमेंशन एल लिख दिया। रेडियस क्या है, रेडियस भी तो एक तरीका लेंथ है, रेडियस भी एक तरीका लेंथ है, तो इसके नीचे भी एल लिख दिया। अभी देख, एल की पावर 1, एल की पावर 1, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, तो ये क्या हुआ, L1, और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, L की पावर -1। अच्छा, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, ध्यान से बता, जल्दी बोल, L की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1 प्लस -1, आंसर क्या होगा, L की पावर 1 -1, आंसर क्या होगा, L की पावर 0। भाई ये सब चीजें तोड़ तोड़ के क्यों कर रहा हूं, तोड़ तोड़ के इसलिए कर रहा हूं, तुमको मैथ्स भी सिखा रहा हूं, बायो स्टूडेंट स्पेशली मैथ्स भी सिखा रहा हूं, ताकि तुम इस चीज को सीख पाओ और समझ पाओ। दिस द एंगल इज द इंपॉर्टेंट यूनिट। ऐसे कई सारे होते हैं भाई, टाइम ज्यादा अपने पास नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा, बच्चे छोड़ देते हैं। आप ट्राई करना, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कर लो, MLT-2, एरिया सिखा चुका हूं, L2, डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2 ऊपर जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, M2 है, इधर 1 है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, L की पावर -1, T की पावर -2, खत्म। ठीक है, पावर, पावर का क्या होता है बता देना मुझे कमेंट में, इस तरह से बताना मुझे, टॉर्क का क्या होता है बता देना मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूं सरफेस टेंशन का क्या होता है बता देना मुझे भाई, ज्यादा अंग्रेज हो तो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा नया टॉपिक के साथ। ठीक है, ये 10 स्लाइड अगर आप पढ़ लेते हो तो मजा आ जाएगा। आज हम लोगों ने 3 मेन टॉपिक्स को कवर कर दिया, नेक्स्ट क्लास में आएंगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, ये सब हलवा है, हलवा। मजा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेटा बहुत मेहनत से वीडियो बनाया। जय हिंद, थैंक यू।